क्लास के एनसीईआरटी बुक है बायोलॉजी 13वां चैप्टर अपशिष्ट जल की कहानी। वैसा जल जो अपशिष्ट है, खराब है। झाग से भरपूर तेल मिश्रित तेल, काले रंग के और भूरे रंग के जल जो सिंक के साथ, सिंक देख रहे हैं ना, बर्तन धोने वाला को बोलते हैं सिंक। बर्तन धोने वाला जो जगह रहता है सिंक लगा रहता है, यह शौचालय जहाँ लैट्रिन कहता है, लॉन्ड्री आदि से नलियों में जाता है। नलियों में जाता अपशिष्ट जल कहलाता है। इसे अपशिष्ट जल कहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि अरब देश है, अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। अरब से अधिक व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता है। इसके कारण क्या है? अरब से अधिक व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि विश्व में जितना जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित है। और जल संबंधित रोगों से पीड़ित है, इसलिए अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता है। आपको जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, प्रदूषण के बारे में, औद्योगिक का विकास हो रहा है, कुप्रबंधन हो रहा है, अन्य कारक के कारण, बहुत सारे कारक है, उसके कारण अलावन माने ताज़ा जल, जिसमें लवण नहीं रहता उसे अलावन कहते हैं, यानी कि ताज़ा जल। ताज़ा जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, कुप्रबंधन, अन्य कारक के कारण अलावन ताज़ा जल कम मिल रहा है। इसी स्थिति गंभीरता को समझते हुए कम मिल रहा है ताज़ा जल, इसलिए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 से मनाया जा रहा है। 22 मार्च को विश्व का जल दिवस 22 मार्च से मना रहा है। 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कौन किया? संयुक्त राष्ट्र के कौन था? जनरल असेंबली ने 2005 से 15 10 वर्ष के अंतर 5 मूलतः 22 मार्च 2005 को 2005 से 15 के अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में, किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय है ये है, तो अंतर्राष्ट्रीय दशक विश्व में रहा, तो जाहिर सी बात अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 से मना रहे हैं। कौन मनाया? संयुक्त राष्ट्र के कौन? जनरल असेंबली मनाया था। कब से? 2005 से 15 की अवधि में बनाया। जीवन के लिए क्या चाहिए? जल पर काम किया। यही जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। कौन? संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005-10 में। इस दशक में अंतर्राष्ट्रीय दशक जो हुआ, इसमें किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य क्यों जीवन जीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस क्यों मनाया गया? इसका उद्देश्य यही था कि उन व्यक्तियों की संख्या को घटाना है, उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है, ठीक ना, जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं मिला है। जिस व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं मिलता उसको आधा कर देना है, घटा करके। इसका उद्देश्य यही था। वाटर फॉर लाइफ 2005 से 15, 22 मार्च 2005 से 15 अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में विकसित हो था। जीवन के लिए जल होगा लोगों का। चलिए, जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना शामिल है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में क्या होता है? जल स्रोतों में
जल के जल स्रोतों में प्रवेश करना या पुनः उपयोग से पहले, जल का उपयोग करने से पहले उसमें प्रदूषकों, जल में जो प्रदूषक होता है उसको अलग करना समित है जल की सफाई कहलाता है ना। जल के जल स्रोतों में प्रवेश कर देना है या वही जल को पुनः प्रयोग करना है। इसलिए पुनः प्रयोग करने से पहले प्रदूषक रहेगा, प्रदूषकों को अलग कर देना है, उसको जल की सफाई करेंगे। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम समान रूप से वाहित मल उपचार कहलाते हैं। जब प्रदूषण को अलग करते हैं जल में से, तो वही अपशिष्ट जल के उपचार को जो प्रक्रम समान रूप से अपनाते हैं उसे वाहित मल उपचार कहते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम समान रूप से वाहित मल उपचार कहते हैं। पानी में से हम लोग प्रदूषित चीज हटा रहे हैं तो उपचार हो गया किसका? वाहित माने कचरा मल को उपचार कर दिए। वाहित मल क्या? वाहित मल तो वाहित मल जो है ना, घरों से, उद्योगों से, अस्पतालों से, कार्यालय से और अन्य उपयोग के बाद, घर में उद्योग, अस्पताल, कार्यालय और अन्य उपयोग के बाद ये सब उपयोग हो जाता है पानी यहाँ, वो के बाद प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी को प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है, उसे वाहित जल कहते हैं। जो अपशिष्ट जल होता है उसे वाहित जल कहते हैं। जब बहा देता है घर से, तो वही अपशिष्ट जल को वाहित मल कहते हैं। इसमें वाहित मल में वर्षा जल भी सम्मिलित है। वर्षा जल भी आता है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है और सड़क और छत से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थ को भी ले आता है। हानिकारक पदार्थ को लाता है वाहित मल। यही वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। कैसा है वाहित मल? द्रव के रूप में अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है। द्रव रूपी अपशिष्ट होता है, उसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य भी होते हैं। घुला हुआ भी और निलंबित अपद्रव्य भी होता है। द्रव अपशिष्ट में घुला हुआ और निलंबित अपद्रव्य भी होता है। वाहित जल जो है, यही वाहित जल वाहित मल कहिए मल था। वाहित मल वही वाहित मल का एक जटिल मिश्रण होता है। क्या था? जटिल मिश्रण है। क्यों? क्योंकि वाहित मल एक जटिल मिश्रण इसलिए है कि इसमें वाहित मल में निलंबित ठोस रहता है। निलंबित ठोस माने ठोस का बहुत छोटा टुकड़ा निलंबित होता है। उसमें निलंबित ठोस कार्बनिक पदार्थ भी रहता है। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक अशुद्धि भी रहता है। अकार्बनिक अशुद्धियाँ भी रहता है। कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु भी होता है। रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए है इसका नाम हो गया वाहित मल। कार्बनिक अशुद्धियों में कौन कौन आता है? कार्बनिक अशुद्धि में मानव के मल, लैट्रिन, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, वही अपशिष्ट पदार्थ होगा जैविक वाला अपशिष्ट पदार्थ। तेल भी आता है, तेल में भी कार्बन होता है। यूरिया में भी कार्बन है, 46% कार्बन। मूत्र में से आता है यूरिया। पिड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा, फल भी होता है, सब्जी का कचरा भी होता है आदि कार्बनिक अशुद्धि है। जिसमें कार्बन रहेगा तो कार्बनिक अशुद्धि है। अकार्बनिक अशुद्धि में जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, धातु, इसमें कार्बन नहीं होता। नाइट्रेट, फास्फेट, धातु अकार्बनिक अशुद्धि है। पोषक तत्व फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जिसमें फास्फोरस हो और फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन दोनों मिल गया तो फिक्स हो गया, पोषक तत्व हो गया। पोषक तत्व में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अम्ल आता है, फास्फोरस नाइट्रोजन आता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं।
जीवाणु जीवाणु में आता है हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो और कोलरा, साल्मोनेला, पैराटाइफी है। हैजा से फैलता है जीवाणु से क्या फैलता है? हैजा। हैजा पानी से फैलता है, तो जीवाणु से हैजा टाइफाइड फैलता है। हैजा या टाइफाइड जो रोग होता है वो क्रमशः मन लगता है। हैजा फैलेगा विब्रियो, कोलरा, साल्मोनेला, विब्रियो, कोलरा, साल्मोनेला, साल्मानेला, पैराटाइफी, इस सबसे फैलता है हैजा और टाइफाइड। अन्य सूक्ष्म जीव में आता है जैसे पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का काम क्या है? प्रोटोजोआ का काम यही है कि पेचिस को रोग उत्पन्न कर देना है। प्रोटोजोआ एक सूक्ष्म जीव है। जब वाहित द्रव को फिल्टर करने के प्रक्रम में, जब वाहित द्रव को फिल्टर कर लेते हैं तो फिल्टर होता है, साफ सुथरा हो जाता है। इसमें क्लोरीन डाल देना चाहिए। क्लोरीन डाल देने से कीड़ा मकोड़ा जीवाणु सब मर जाता है और साफ हो जाता है। यानी कि पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन भी चाहिए। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, अगर को उपचार करना चाहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को हटाना चाहते हैं जल से, कैसे हटेगा? तो जल को बहुत सारे बालू कचरा से गुजारते रहिए। बालू से गुजारते अंत में साफ सुथरा हो जाएगा, साफ सुथरा होगा। सलाखा छानना है, इसी से साफ हो रहा है। पानी साफ हो गया, क्लोरीन डालकर साफ कर लीजिए। बायोगैस का या जैव गैस कहिए, बायोगैस या जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में होगा या तो फिर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कह रहा है कि आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाना चाहिए। वाहित मल जहाँ संयंत्र रहता है, वही वाहित मल संयंत्र के चारों ओर यूकेलिप्टस का वृक्ष लगाना चाहिए। क्यों? वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को तीरता है। कैसा? अपशिष्ट जल को तीरता है, अवशोषित करता है और वायुमंडल में शुद्ध जल को निर्मुक्त करता है। यूकेलिप्टस लगाना चाहिए, इसलिए यूकेलिप्टस क्या करता है? अपशिष्ट जल को तीरता है और ऊपर शुद्ध जलवाष्प के रूप में भेज देता है। इससे भी जल साफ होता है। फिर वही जलवाष्प पानी के रूप में नीचे बरस जाता है, हम लोग पी लेते हैं। नदियों का स्रोत कौन कौन हो गया? भौम जल जो जमीन के अंदर है, कुआं, ट्यूबवेल को बोलते हैं नलकूप, झरना, अनेक नदी के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल, वैसा मानव मल जो अनुपचारित है, अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। अनुपचारित मानव मल जो होता है, जो बिना अपशिष्ट खराब वाला जो होता है अनुपचारित मानव मल, वो जल जनित रोग बन जाता है। जल जनित रोग में कौन कौन आता है? सुनिए, इसमें जल जनित रोग में हैजा आता है। हैजा होता है जल जनित रोग से हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग समित है। जल जनित रोग में कौन कौन आता है? हैजा भी आता है, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस जैसे रोग, हैजा सब मिलकर काम करता है। जल जनित रोग जल से होने वाला रोग है यह। अन्य सूक्ष्म जीव पेचिस रोग उत्पन्न करता है। पेचिस रोग उत्पन्न करने जीव का प्रोटोजोआ होता है। देखिए, जीवाणु से होने वाला रोग है हैजा, जल से फैलता है। हैजा टाइफाइड जब होगा तो जीवाणु होगा, और कैसे होगा? तो जल से फैलता है, जल से जीवाणु आता है, जीवाणु से हैजा टाइफाइड बनाता है। इसके लिए विब्रियो, कोलेरा, साल्मानेला, पैराटाइफी, ये सब हैजा से यानी कि
इसी सबसे कोलरा, साल्मोनेला, पैराटाइफी, विब्रियो जीवाणु हुआ। यही जीवाणु से हैजा टाइफाइड फैलता है। वाहित मल निपटाने की वैकल्पिक व्यवस्था। वाहित मल को कैसे हटाएंगे, सुनिए। स्वच्छता की स्थिति सुधार के लिए कम लागत के स्वच्छता को हटाना चाहता है तो वाहित मल हटाना होगा। इसलिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ा दिया जाना चाहिए। यथास्थान वाहित मल को बढ़ा देना चाहिए। इससे क्या होता है, वाहित मल हटेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। वाहित यथास्थान वाहित मल का एग्जाम्पल हो गया जैसे सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पीट आदि का उपयोग होना चाहिए। यथास्थान वाहित मल का एग्जाम्पल है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त होता है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं होता, वहां सेप्टिक टैंक का प्रयोग करता है। जहां गाड़ी मल का वाहन नहीं जाएगा वहां सेप्टिक टैंक का प्रयोग करता है। जैसे हॉस्पिटल में मल वाला वाहन नहीं जाते, गाड़ी नहीं जाती, इसलिए अस्पताल में अलग थलग बने भवन होते हैं अथवा 4 से 5 घरों का समूह होता है। इसमें हम लोग सेप्टिक टैंक का प्रयोग करते हैं। कृमि प्रसंकरण शौचालय क्या होता है? एक शौचालय बनल है कृमि प्रसंकरण। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया। कृमि प्रसंकरण शौचालय का रूपरेखा तैयार किया गया है भारत में, जिसमें मानव क्या करेगा, मल को लैट्रिन करेगा उसको केंचुआ द्वारा उपचारित किया जाएगा। केंचुआ क्या करेगा, लैट्रिन में चल जाएगा, मानव हगेगा, उससे क्या हो जाएगा, उपचारित हो जाएगा, मल साफ हो जाएगा। यह तकनीकी मानव का जो मल है उसको सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध होगा। शुद्ध होगा, मानव का मन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसके उपयोग से कृमि प्रसंस्करण के उपयोग से जल को बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होगी, और जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कृमि प्रसंस्करण में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। कृमि प्रसंस्करण शौचालय जो होता है इसका संचालन बहुत सरल भी है और स्वच्छ भी होता है। मानव मल क्या करेगा, मानव का मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाएगा, कृमि केकों में कन्वर्ट करेगा। ये मल को कृमि केकों में कन्वर्ट करेगा। यही कृमि केको मृदा के लिए समृद्ध पोषक तत्व है, मिट्टी के लिए समृद्ध पोषक तत्व कहलाता है। कृमि कोको भारत सरकार ने 2016 की बात है, 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत बनाने के नाम पर एक मुहिम शुरू कर लिया था ताकि भारत स्वच्छ हो जाए। इस मुहिम के अंतर्गत कई अभियान शुरू हुए, जैसे कि स्वच्छ भारत बनाने के लिए बहुत सारा अभियान चलाया गया 2016 में। उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक नाम दे दिएगा लैट्रिन वाला। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटाना है। 2016 में चला था। यह सवाल उठेगा, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा मानवीय और पथ प्रदर्शक पर कार्य कर रहा आदमी, रास्ता में काम कर रहा है या मानव को भी हो, किसी को मुंह नहीं देखना चाहिए। कोई कचरा है उसको फेंक देना चाहिए। वही कहा, मानव और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों कचरा फेंकेगा तब हम फेंकेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी बोले थे। प्रयुक्त जल, जब हम लोग जल का प्रयोग करते हैं वो अपशिष्ट जल कहलाता है। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है।
इसी को पुनः प्रयोग कर सकते हैं, अपशिष्ट जल को पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जब प्रयुक्त ना करते घर द्वार में बना करके नाली नाला में फेंक देते हैं, वो प्रयुक्त जल है, प्रयोग करके फेंक देते हैं, उसी को अपशिष्ट जल कहते हैं। इसको चाहेगा दोबारा फिर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसको प्रयुक्त जल को। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों, अन्य मानवीय क्रिया में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल कहते हैं। यही अपशिष्ट जल को जनता जनित करता है या वाहित मल कहलाता है। वाहित मल हो गया, जो अपशिष्ट जल है वाहित मल है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है। वाहित मल कैसा होता है? द्रव रूप में, वो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। द्रव रूप में रहता अपशिष्ट पदार्थ होता है। वाहित मल जो है जल और मृदा का प्रदूषण करता है, और जल और मृदा का प्रदूषण करता है, इसलिए इसका पुनः प्रयोग कर लेना चाहिए। वाहित मल को पुनः प्रयोग करना होना चाहिए। वाहित मल द्रव अपशिष्ट पदार्थ है। वाहित मल कैसा? द्रव अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन द्रव रूप में है। वाहित मल से जल और मृदा का प्रदूषण होता है। अपशिष्ट जल जो रहता है, अपशिष्ट जल, इसको वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित कर सकते हैं। वाहित मल उपचार संयंत्र होता है। यही वाहित मल उपचार संयंत्र में अपशिष्ट जल को उपचारित में ठीक कर सकते हैं। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को, उपचार संयंत्र जो है ना, ये क्या करता है? उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र करता होगा। वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित होता है अपशिष्ट जल। वही उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त करता है। उपचार तो पूरा उपचार थोड़ा करेगा, कोई निश्चित स्तर तक प्रदूषकों को मुक्त करता है, उपचार संयंत्र कहलाता है, ताकि प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों को निपटारा हो सके। कह रहा है जहाँ पर भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र नहीं है, भूमि में मल व्यवस्था तंत्र, भूमि के अंतर्गत लैट्रिन नहीं है, तो भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र नहीं है, या कचरा निपटाना तंत्र उपलब्ध नहीं है, कचरा को निपटाने के वाला तंत्र नहीं है, तो वहाँ पर कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाना चाहिए। यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाना चाहिए। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादन अपांक और बायोगैस है। अपशिष्ट जल जो है उपचार हो जाएगा, तो उपचार के सह उत्पादक भी होगा, और अपांक और बायोगैस भी हो जाएगा। उपचार के सह उत्पादक अपांक बायोगैस होता है अपशिष्ट जल। खुली माने मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और ऐसे जीव के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है, जो रोग उत्पन्न करता है। खुली माने मुक्त क्या है? मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मुक्त माने खुला क्या है? नाली व्यवस्था मक्खी है, मक्खी जाएगा, मुक्त खुला है तो मच्छर भी जाएगा। अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन भी कर सकता है, प्रजनन स्थल प्रदान करते जो रोग उत्पन्न करता है, चाहे वह मधुमक्खी रहे, मच्छर रहे, या कोई भी जीव प्रजनन करने के लिए खुली मक्खी में जा सकता है। खुली मुक्त में रोग उत्पन्न कर देता है। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव कर देना चाहिए। जल को स्वच्छ करना, अगर जल को साफ सुथरा कर रहे हैं तो समझिए कि प्रदूषण को दूर करने का प्रक्रम समझिए। जल स्वच्छ तो प्रदूषण भी खत्म। घरों द्वारा निर्मित किए जाने वाला अपशिष्ट जो जल होता है, घर में जो प्रयोग होता है अपशिष्ट जल, खाना बनाते हैं, चावल रोटी धोते हैं और जो पानी फेंक देते हैं, अपशिष्ट जल होता है। वो अपशिष्ट जल को वाहित कहलाता है, मैंने बहा देते हैं वाहित कहलाता है।
शुष्क शुष्क अपंग का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। शुष्क अपंग का प्रयोग किस रूप में होता है? खाद्य के रूप में होता है। नलियां चाय पत्ती और ठोस पदार्थ के द्वारा अवरोध में बंद हो जाता है। कोई भी नली में चाय पत्ती डालिएगा और ठोस पदार्थ डालिएगा, आलू प्याज, तो नली जाम हो जाएगा। नली जाम हो गया तो पानी नहीं जाएगा, तो पानी का अवरोध हो जाता है। इसको सजाना है, देख लीजिएगा। ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। ओजोन क्या है? यह जीव के शोषण के लिए अनिवार्य है नहीं। सजीव जीव जो है उसको शोषण नहीं कराता है ओजोन। ऑक्सीजन भले करा सकता है लेकिन ओजोन नहीं कराता शोषण में। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो हाँ, जल को रोगाणु करने में काम आता है, ये सही है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये भी सही है। जल को रोगाणु रहित, जल में रोगाणु जो रहता है, रोग लग जाता है, उसको खत्म कर देता है। और क्लोरीन के द्वारा भी जल में रोगाणु खत्म होता है। और पराबैंगनी किरण को अवशोषित भी करता है। यानी ख होगा दोनों है, ये लसे है।